हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन दूर करेंगे। वो क्या है कि मास और वेट को आमतौर पे सेम समझा जाता है, हालांकि फिजिक्स के नजरिए से दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। शुरुआत मास से करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। एक छोटा हाथी है और एक बड़ा हाथी है। आपसे पूछा जाए किसका मास ज्यादा, तो आप कहेंगे बड़े हाथी का। क्यों उसका मास ज्यादा है? क्योंकि वो बड़ा है। बोलना हम ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है, उसमें मैटर ज्यादा है, इसलिए उसका मास ज्यादा है। सो हाउ विल यू डिफाइन मास? मास को डिफाइन कुछ ऐसे करेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितने पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट में हो, उससे उसका मास डिसाइड होगा। जितने एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स होंगे, उससे उसका मास बनेगा। सो व्हाट इज मास? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा मास होगा। अब मास को मेजर भी तो किया जा सकता है ना। कैसे मेजर करते हैं उसे? तो उसे किलोग्राम से मेजर करते हैं। किलोग्राम इज वन वे ऑफ मेजरिंग मास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ग्राम्स में भी नापा जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा वजन है तो टन्स के हिसाब से भी नाप सकते हैं। बट न्यूमेरिकल्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी है। अब एक लड़का है जिसका अर्थ पर मास 20 किलो है। तो क्या आप बता सकते हैं उसका मार्स पर क्या मास होगा, किसी और प्लेनेट पे क्या मास होगा? तो यहां पर भी उसका मास एग्जैक्टली 20 केजी होगा। न जर्रा कम न जर्रा ज्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मास अमाउंट ऑफ मैटर से रिलेटेड है। तो जितना मैटर उस लड़के में है, जितने पार्टिकल, जितने एटम आयन मॉलिक्यूल्स अर्थ पर होंगे, उतना ही यहाँ पर भी होगा। हाँ, आते आते वड़ा पाव खा लिया है तो बात अलग है, पार्टिकल ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मार्स से पहुंचते पहुंचते वो ठाकुर बन गया, मतलब उसके हाथ कम हो गए हो। तो दैट इज नॉट द केस। मास हमेशा हर जगह सेम रहता है। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे मास से रिलेटेड। सबसे पहला क्या? व्हाट इज मास? तो उसका जवाब आई होप आपको समझ में आया। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। दूसरा सवाल क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? ऐसा यूनिट ऑफ मास, उसको मेजर कैसे करते हैं? तो उसे किलोग्राम में नापते हैं। तीसरा सवाल, डज मास चेंज? तो आंसर है नो, मास डज नॉट चेंज, इट इज सेम एवरीवेयर। सपोज दो व्हीकल्स है, एक छोटी व्हीकल है, एक बड़ी व्हीकल है, एक कार है और एक ट्रक है। आप बताइए किस में ज्यादा इनर्शिया होगा? अब ये इनर्शिया क्या है? तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर। किसी को याद है? एनीवन? बेसिकली इनर्शिया is the tendency of an object to remain in its state। एक ऑब्जेक्ट की अपने कंडीशन में, अपने ही स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है, उसे इनर्शिया कहते हैं। कुछ मिसालों से रिकॉल कर लीजिए। आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस चल रही है, आप खड़े हुए, यू आर स्टैंडिंग ऑन इन अ बस। अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिया, तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन क्या आप रुकेंगे? आपको एक जर्क, एक पुश महसूस होगा आगे की तरफ। आप पीछे पलट के देखते हो, कोई नहीं दिख रहा, किसने धक्का दिया? नोबडी देयर। तो पता चलता है कि उस वक्त आपकी बॉडी मोशन में थी बस के साथ साथ, तो वो मोशन में ही रहना चाह रही थी। बस ड्राइवर ने बस को रोका। आपकी जो बॉडी थी उसकी टेंडेंसी थी टू रिमेन इन दैट स्टेट। अब बस रुकी हुई है, आप खड़े हैं बस के अंदर, अचानक से बस स्टार्ट हो जाती है, तो जर्क कहाँ लगता है? तब पीछे की तरफ लगता है। मानो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं बढ़ना आगे, आपको अब मोशन में नहीं आना। तो हर ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है। इस पर बहुत सारे छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटी भी है इनर्शिया को समझाने के लिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, ये दो एग्जांपल्स काफी है फिलहाल के लिए, कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट। Inertia is the tendency of an object to not change its state, अपने ही हाल में रहने की जो टेंडेंसी है। अब इनर्शिया का मास से बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो यहाँ आप बताइए, ट्रक का और बाइक का किसका मास ज्यादा है?
तो ट्रक का ज्यादा है। तो किसका इनर्शिया ज्यादा हुआ? ट्रक का इनर्शिया ज्यादा हुआ। मतलब ट्रक अपने ही स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा दिखाएगा। आप दोनों को पुश करके देखिए, कौन पुश करने, कौन चालू होने में, मतलब आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाएगा? तो ट्रक ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा। ट्रक के अंदर अपने ही स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब एक क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, एक दुबला पतला सा है और एक माशाल्लाह हेल्दी सा है, जो अफ्तारी ज्यादा कर लिया है जिसने इफ्तारी। तो आप दोनों को पुश करने की कोशिश कीजिए। जो जो दुबला पतला लड़का है उसमें कम इनर्शिया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मास कम है, वो उसके अंदर वो अपने ही हाल में रहने की टेंडेंसी कम होगी, वो जल्दी मोशन में आ जाएगा। और जो माशाल्लाह लड़का है, जो हेल्दी है, उसमें टेंडेंसी टू रिमेन इन इट स्टेट, मतलब बैठा है तो बैठने ही रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। मतलब हम कहेंगे उसमें इनर्शिया ज्यादा है। तो अगली बार कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अपनी जगह से उठने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, आलस दिखाता है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यू हैव मोर इनर्शिया, स्टॉप शोइंग दैट इनर्शिया। तो समझ में आया इनर्शिया किसे कहते हैं। और ये समझ में आया कि जिस ऑब्जेक्ट में जितना मास ज्यादा होता है उतना इनर्शिया ज्यादा होता है। तो मास को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना इनर्शिया होता है उतना मास होता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो चार बातें हुई मास से रिलेटेड अभी तक। पहला, मास क्या है? तो मास इज द amount of matter. Mass is measured in kgs. Mass remains same everywhere and mass is the measure of inertia of an object. तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। If we consider mass as the amount of matter, then what will be weight? weight किस चीज का नाम है? तो उसके लिए आप एक पर्सन कंसिडर कर लीजिए, कुछ हाइट पर है, और मान लेते हैं उनका जो मास है, उस बंदे का जो मास है वो 50 केजीज है। क्वांटिटी ऑफ मैटर 50 केजी के बराबर है। अब ऑब्वियसली उसको एक पुल महसूस हो रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब जितना फोर्स लग रहा है ना उस पर्सन पर, वही उसका वेट होगा। सो व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है उतना उसका वेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेट इज नथिंग बट फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला सोचकर हमें माँ की याद आती है, और यहाँ माँ का नाम थोड़ा इज्जत से लेंगे, यानी कि माँ जी। तो वेट का फॉर्मूला बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मास क्या है? तो मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पार्टिकल्स है, जितने जर्रे है, उससे उसका मास बनेगा। और वेट क्या है? तो वेट वो फोर्स है जो उस पर लग रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट पर, उस इंसान पर फोर्स कौन लगा रहा है? तो उस पर प्लैनेट फोर्स लगा रहा है, यहाँ अर्थ फोर्स लगा रहा है। जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा उतना उसका वेट महसूस होगा। अब वही बंदा अगर मून पर चले जाए तो मून उस पर उतना फोर्स नहीं लगाता, इसलिए उसका वेट वहां पर कम महसूस होगा, हल्का हल्का महसूस होगा। तो पॉइंट समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं और पीछे से मुझे कोई खींच रहा है, तो अगर एक दो बंदे मुझे खींच रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा। और वहीं अगर मुझे पीछे से 6 7 8 10 लोग एक साथ खींच रहे हो, तो अब ज्यादा एहसास होगा, ज्यादा भारीपन महसूस होगा। बिल्कुल वैसे ही समझिए, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप वही ऑब्जेक्ट को जुपिटर पर लेकर चले आए तो जुपिटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उसका मास ज्यादा होने की वजह से, तो वहां जो खिंचाव होगा वो और ज्यादा होगा। तो अगर हम जुपिटर पर चले जाए तो हम अपने आप को और भारी भारी महसूस करेंगे। हमारा मास तो वही रहेगा लेकिन हमारा वेट ज्यादा होगा, हम अपने आप को बहुत ज्यादा भारी महसूस करेंगे। तो ये समझ में आया वेट किसे कहते हैं। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मोशन वर्टिकल है तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो वेट का फॉर्मूला mg हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, जरा सोचिए और बताइए। वेट फोर्स के बराबर है और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, तो वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन होगा, जिसका सिंबल n होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है।
अब एक लड़का है जिसका अर्थ पर मास 20 केजी है, तो क्या उसका वेट भी 20 केजी होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वेट मास से डिफरेंट होता है। तो कैसे निकालते हैं वेट को? तो अभी अभी हमने देखा, वेट जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मिलता है। तो मास तो 20 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे 9.8 होती है, रफली उसे 10 बोल देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जिसका मास 20 किलो था उसका वेट 200 न्यूटन निकला। जो हम वेइंग स्केल पे कैलकुलेट करते हैं, जो हम वजन निकालते हैं, वो असल में मास निकाला जाता है। जो हम नॉर्मल मशीन पर वजन निकालते हैं वो वेट नहीं होता है, वो हमारा मास होता है। तो हम वेट कैसे मिलता है? मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पर। तो पता चला कि जिसका मास अर्थ पर 20 किलो है उसका वेट 200 न्यूटन के करीब होगा। अब क्या यही वेट प्लैनेट मार्स पर भी होगा? क्या यही वेट मून पर भी होगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वेट का ताल्लुक मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है, और मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो ऑब्वियसली वहां वेट कम होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का महसूस होना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वेट ऑन मून। तो मून पर वेट भी उसी फॉर्मूले से मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास बीइंग सेम एवरीवेयर, तो यहाँ पर भी 20 केजी होगा, जो जैसा अर्थ पर था हर जगह सेम रहेगा, बस वड़ा पाव नहीं खाना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, अर्थ के मुकाबिल 6 गुना कम होती है, जो कैलकुलेट करने पर रफली 1.625 मिलती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 32.5 न्यूटन्स मिलेगा। अर्थ पर वेट कितना था? तो 200 न्यूटन था, मून पर सिर्फ 32.5 न्यूटन है। मतलब अर्थ पर 200 का फोर्स महसूस होगा और मून पर सिर्फ 32.5 न्यूटन का फोर्स महसूस होगा। पार्टिकल्स उतने ही है, पार्टिकल्स 20 किलो के बराबर है, जितना अर्थ पर है उतने ही मून पर है। बस जो फोर्स महसूस हो रहा है वो अर्थ पर करीब करीब 200 न्यूटन का और मून पर सिर्फ 32.5 न्यूटन का है। उसे अपना वेट थोड़ा सा कम महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि वहां फोर्स कम है, यानी कि वेट कम है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि वेट हर जगह अलग अलग होता है, वेट इज डिफरेंट एवरीवेयर। और बुनियादी फर्क भी समझ में आना चाहिए मास और वेट में। मास इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, और वेट क्या है? तो वेट वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, जो प्लेनेट उसको अपनी तरफ खींचने पर लगाता है। तो क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, इसलिए हर जगह वेट अलग महसूस होगा। अगर हम जुपिटर पर चले जाए तो हम अपने आप को और भारी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू ज्यादा है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें वहां हमारा वजन बहुत ज्यादा महसूस होगा, भारीपन लगेगा। तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। तो क्या क्या हमने डिफरेंसेस देखे, अभी अभी तक पॉइंट देखे हमने वेट से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट देखा कि वेट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या देखा कि वेट का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वो फोर्स ही है। और एक वेट हर जगह अलग अलग होता है, इट इज डिफरेंट एवरीवेयर। तो क्या आप तैयार है डिस्टिंग्विश बताने के लिए मास और वेट का? सबसे पहला पॉइंट, मास is the amount of matter, it is the quantity of matter present in an object. And what about weight? It is the force exerted on the object, कितना उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये वेट है। अच्छा, मास क्या हर जगह सेम होता है? द आंसर इज यस, इट इज सेम एवरीवेयर, ये हर जगह सेम होता है। नॉट अबाउट वेट, इट इज डिफरेंट एवरीवेयर, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, हर प्लैनेट पर अलग अलग वेट महसूस होगा। इवन इनफैक्ट अर्थ पर भी पोलार रीजन पर वेट और इक्वेटोरियल रीजन पर वेट अलग होगा। अब आप ये सोच सकते हैं क्यों? क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि पोलार और इक्वेटोरियल रीजन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है और वेट का ताल्लुक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कहाँ वेट ज़्यादा होगा और कहाँ वेट कम होगा। एक पॉइंट जो मैंने दोनों ही मास और वेट में नहीं बताया वो अभी बता देता हूँ, जरा गौर से सुनिए। वेट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मास बताते हैं तो ये नहीं बताते कि ये बंदा 10 किलो का, 20 किलो का, ये ऑब्जेक्ट 100 किलो का, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। हम डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट फोर्स से बना, और फोर्स एक वेक्टर है, इसीलिए वेट भी एक वेक्टर है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 3 पॉइंट्स काफी रहेंगे। अब जो इनर्शिया वाला पॉइंट है वो कंपैरिजन के वक्त नहीं आता है। हाँ, इंडिविजुअली जब आप मास के बारे में लिखते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। फाइनली एक क्वेश्चन पर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। Suppose you are standing on a very tall ladder and if your distance from the center of the earth is 2 times r, what will be your weight? तो एक सीढ़ी है जो अर्थ के ऊपर रखी गई है और आप उसके टॉप पर हो और उस सीढ़ी का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 2r है। अर्थ का सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है मालूम है वो कितना होता है? वो अर्थ का रेडियस कहलाता है। और इतनी ऊंची सीढ़ी है, जितना लंबा रेडियस है उतनी ऊंची सीढ़ी है, तब जाके बंदे की जो हाइट है वो अर्थ के सेंटर से 2r कहलाएगी। तो यहां तक समझ में आया सबको? हमसे पूछा गया है कि वेट कितना है, तो इस बंदे का जो वेट होगा वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं वेट फोर्स के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होता है, और ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है तो वेट भी कम होगा। दूसरा नजरिया वेट के फॉर्मूले से सोचना है। वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, mg होता है, एंड g चेंजेस वेट हाइट। हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। हाइट पर जाने पर g की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वेट तो कम होगा, कितना कम होगा, बाय हाउ मच टाइम्स, वो हमें फाइंड करना है। नाउ अगर मैं बेसिक आइडिया की बात करूं कि अगर बंदा सरफेस पर होता तो वेट का फॉर्मूला होता मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सरफेस पर जो g की वैल्यू होती है वो gm बाय कैपिटल R स्क्वायर होती है, तब डिस्टेंस सिर्फ r ही होता है। लेकिन जो नया वेट है मैं उसे Wn कह देता हूँ, नया वेट, न्यू वेट। Wn वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, कम होगी, मास तो वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी जगह मैं नया फॉर्मूला लिख सकता हूँ जी का, वो हो जाएगा gm बाय r प्लस एच द होल स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस है वो अलग है। अब ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है आपका r प्लस कितनी हाइट पर है, तो r पर ही है, r प्लस r द होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं gm अपॉन 2r द होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, याद रखिए। डायरेक्ट आप इसी स्टेप में gm अपॉन 2r द होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई एरर नहीं होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आप देखें जैसे ही हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इस टर्म को जरा गौर से देखिए, एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जाना पहचाना सा लग रहा है, ये देखा देखा है, ये तो आपका वेट का है, जो ओरिजिनल वेट था। तो पता चला कि जो ये वेट यहाँ पर है वो पुराने ही वेट के बराबर है, बस 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेट है, जिसे हमने W माना था। तो जो नया वेट है वो 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब अगर आप इतनी ऊंची सीढ़ी बनाएं जो लगभग 6400 किलोमीटर की हो, जो अर्थ का रेडियस होता है, इस सीढ़ी पर जब आप जाएंगे तो आपका वेट 4 गुना कम महसूस होगा, 4 गुना कम फोर्स आप पर लगेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो क्या अब आप वेट और मास को कभी सेम कहोगे? बिल्कुल अलग होते हैं। केमिस्ट्री की जबान में, आम जबान में चल जाता है दोनों को आप एक ही बोलकर, इंटरचेंजेबल है वो सब, लेकिन फिजिक्स की जब बातें होगी तब यकीन मानिए वेट और मास अलग होता है। और कोई डाउट फिर भी कुछ बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी लिखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।